आज का टॉपिक क्या है? पॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या समझते हैं पॉल्यूशन के बारे में? जब हवा में या फिर किसी भी वायुमंडल के अंदर हाँ, आप कोई केमिकल्स की मात्रा जो बढ़ जाती है वो पॉल्यूशन का। जो हवा में ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसे गैसेस हम्म, मात्रा बढ़ जाती है ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में कोई भी ऐसे मटेरियल सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाना ये हमारी हेल्थ के लिए हजार्ड। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है प्रदूषण, एक तरीके से जितनी भी हमारी नेचुरल चीजें हैं ना, उन सब के अंदर जब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इंक्रीज कर जाते हैं जो कि एनिमल्स, ह्यूमंस या सर्वाइवल करने वाले जितने भी जीव हैं उन सब के लिए जब समस्या खड़ी होने लग जाए, है ना, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है ना। अब जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एयर का, हवा का, है ना। हवा की जब हम बात करते हैं तो अब जैसे मान लो हमारा एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें कई सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन है ना, उसके अलावा हमारी ऑक्सीजन है, CO2 है, और भी कई सारी गैसेस हैं जैसे कि मीथेन है, और भी कई गैसेस हैं। तो जब उन गैसों का, इनका हर किसी का एक लेवल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हमारी 78% है, ऑक्सीजन हमारी 21% है, CO2 हमारी 0.02 करके कुछ परसेंटेज है इसका। अगर मान लो जब ये अपने लेवल से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है एनवायरनमेंट में, और वो ह्यूमन या किसी और दूसरे एनिमल के लिए या क्रिएचर के लिए जब खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है, तो उसको ही पॉल्यूशन कहा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे मानते हैं कि CO2 का जो लेवल है 0.02% है, ठीक है। अब जस्ट सपोज कीजिए ये 0.003% हो जाए, क्या इंपैक्ट आएगा? ग्लोबल वार्मिंग कितनी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो क्या जो यहाँ पे रहने वाले जीव हैं अर्थ पे, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? इवन ह्यूमंस पे कितना असर आ जाएगा? हालांकि ये 0.1% बढ़ना ही पूरी, मेरे हिसाब से तो पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा, है ना। बट फिर भी जस्ट एक उदाहरण के तौर पे हम रख सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब किसी भी तत्व का लेवल उसके एक फिक्स लेवल से जब ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एयर का पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर ही काफी ज्यादा बढ़ गया है ना। कारण क्या है उसका? हमने डिस्कशन भी किया था ऑलरेडी पहले इस पे कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण क्या है, और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हमने रखे थे। हालांकि लोग ज्यादातर उन पर बात करते नहीं है, क्योंकि जहां से मेन सोर्स है पॉल्यूशन का, हमें वहीं से चीजें खत्म करनी होंगी। हम जब तक सोर्स पे काम नहीं करेंगे, ओरिजिन पे काम नहीं करेंगे, तब तक किसी भी चीज का सॉल्यूशन किया नहीं जा सकता। अब जैसे हम देखते हैं एयर के अंदर, है ना, एयर के इस टाइम पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर गया है ना। आपने देखा होगा आंखों में जलन होती है, गले में खराश, या सांस लेने में दिक्कत है, कुछ ऐसी समस्याएं आजकल लोगों को आ रही हैं, है ना। उसका कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रीजन क्या है कि एनवायरनमेंट में ऊपर एक नमी बहुत ज्यादा अवेलेबल है आज के टाइम पे, है ना। जो सीजन है, इस सीजन में क्या है, नमी है। नमी के अंदर क्या होता है कि जब हमारी गाड़ियां जो चलती हैं या जो लकड़ियां जलाई जाती हैं, कोयले जलाए जाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है। वो धुआं क्या काम करता है? वो एनवायरनमेंट में ही रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है ना। अब अगर आपको इसे रोकना है तो सीधी सी बात है, या तो आप गाड़ी की संख्या कम करो या किसी और तरीके से आप सॉल्यूशन निकालो इसका, है ना, या फिर पानी के साथ उसको नीचे बिठाओ, पानी का छिड़काव किया जाए, बारिश आए या बहुत तेज हवा चले। नेचुरल सॉल्यूशन तो यही है इसके, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एयर, इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? गाड़ियों को रोक सकते हैं, इकोनॉमिकल वो आएगा।
क्या किया जा सकता है? और इसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि चाइना में और यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कि जो अनवांटेड चीजें हैं, ज़्यादा मतलब जैसे रेड लाइट कार्बन करना, ज़्यादा फ्यूल का यूज़ ना करना और इलेक्ट्रिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, और ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाना जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें सेल्फ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। गवर्नमेंट भी कुछ करे और हम सेल्फ से भी अगर करें तो पॉल्यूशन से इजीली लड़ा जा सकता है ना। तो यही तरीके हम अपना सकते हैं इस चीज में, ठीक। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने अंदर हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा, है ना, तभी तो चीजें पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगी। क्योंकि पॉल्यूशन के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है क्या? तो प्रदूषण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगते हैं, किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल जब हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो प्रदूषण ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट, है ना, अपमार्जक बोलते हैं ना इसे हिंदी में। जब हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल जब हम बहुत ही ज्यादा करने लगते हैं, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन उससे कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले हमें चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करने से बंद करना पड़ेगा। कोई भी सब्सटेंस हो, उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि वो आपके लिए आवश्यक है, ना कि एक्सेस यूज करें। आप एक्सेस यूज करोगे तो डेफिनेटली सी बात है, किसी भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन डेफिनेटली क्रिएट होगा, है ना। तो जैसे हमें ये बात पता चला कि पॉल्यूशन क्या है या पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, तो जैसे कि हमने जाना कि पॉल्यूशन होता कैसे, और इसका एक दो थोड़ा सा तरीका भी हमने देखा। नॉर्मली अगर ध्यान रखें तो बेसिक तरीका यही है। पॉल्यूशन होता क्या है? जब हम किसी भी चीज का एक्सेस लेवल पे यूज करने लगते हैं, सीधी सी बात है, पॉल्यूशन होगा, है ना। जंगलों की कटाई देख लो, एक्सेस लेवल पे करना चालू कर दो, सारी चीजें खराब ऑटोमेटिकली होनी चालू हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सेस का बस यूज कम करना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करके चीजों का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए आवश्यक है, काफी रहेगा, है ना। अब जैसे कि हमने जाना कि प्रदूषण क्या होता है, अब हम ये भी देख लें प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, है ना। प्रदूषण आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि वायु का हो गया, है ना, जल का हो गया, ध्वनि का हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और उसके अलावा लैंड या जमीनी प्रदूषण, है ना। ये कुछ बेसिक से प्रदूषण है हमारे पास। हालांकि और सारे कई आ जाते हैं, वो इनके अंदर ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सब मिलजुल के किसी न किसी प्रकार से इन्हीं को खराब करते हैं, है ना। तो बेसिकली हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, बाकी सब उसके अलावा कारण है। कई लोग रेडियो एक्टिव का भी मानते हैं, है ना, कि रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन उस प्रदूषण को भी अगर आप देखें तो वो क्या करती है? हवा को ही खराब करती है, जमीन को खराब करती है ना। तो बाकी सारे कंपोनेंट है, प्रदूषण कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रदूषण के प्रकार हैं, है ना, जिनके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन जानते होंगे क्या है? ये जमीनी प्रदूषण, है ना, जमीनी प्रदूषण क्या होता है? जब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाए या मिट्टी की उर्वरता खत्म होना, उर्वरता खत्म होना, या मिट्टी उपयोग लायक ना रहना, इसे कोई जमीनी प्रदूषण बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी जमीनें हैं, अब उनका
डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, यानी वो मरुस्थल में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे। मेन रीजन क्या है? उनका उपजाऊपन खत्म हो रहा है ना, उपजाऊपन, उनका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। कारण क्या है इसके उपजाऊपन खत्म होने के? केमिकल्स, और वनों का कटना, है ना, एटसेट्रा। काफी सारे कारण आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें क्या समझना है लैंड पॉल्यूशन में, कि सबसे पहले हम लैंड पॉल्यूशन में ये देखेंगे कि इसको अब रोका कैसे जाए। हमें ये बात पता है कि अब हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, कारण भी हमें पता है क्या क्या है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है कि इसको रोका कैसे जाए, किस तरीके से रोका जाए इसे लैंड पॉल्यूशन को। आपके विचार से क्या क्या हो सकते हैं इसको रोकने के तरीके? नेचुरल खाद का यूज करना, कह सकते हैं प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करें, है ना, प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल, है ना। अब देखो, जब हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बच्चे ने बताया कि भैंस का गोबर या जो हमारा सब्जियों का जो वेस्ट होता है उसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो उनके अंदर से कोई हार्मफुल केमिकल्स तो निकलते नहीं है ना। तो बजाय केमिकल्स का यूज करने के हम प्राकृतिक की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता सदैव बनी रहती है ना। ठीक, तो ये तो बेटर रहता है ना उसके लिए। हाँ। कई 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 जगह पे ऐसा होता है, जैसे कि अगर मान लो आपने मटर की फसल लगा ली, तो मटर की फसल लगाने के बाद क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रेट का लेवल बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एयर में से नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो कई सारी क्रॉप्स ऐसी हैं कि जिसके बाद अगर एक के बाद अगर एक अगर आप लगाते हो तो उससे क्या है, फसल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, ये क्या हो सकता है, एरिड सॉइल्स जो होती है हमारी, जैसे कि वहां पे हो गई राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी जो है, उसके लिए ये नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि उसकी उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन कम होते हैं, ठीक है। तो अगर एक के बाद एक अगर फसल लगा रहे हैं तो कई बार वो मिट्टी नुकसान कर जाती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन रिप्लेनिश करने के लिए भी अपना एक नेचुरल टाइम चाहिए। तो जरूरी नहीं है हर मिट्टी में, अगर जैसे मान लो हमारी एलुवियल सॉइल है, दोमट मिट्टी है, तो उसमें ऐसी कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आती। जबकि अगर आप देखें जो नई एलुवियल सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिशन वैसे तो काफी होते हैं, लेकिन उर्वरकों की संख्या उसमें काफी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कई बार फसल अच्छे से नहीं हो पाती, ये होता है। तो उसको हम रीजन नहीं कह सकते। हाँ, कुछ इलाकों में कह सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये न्यूट्रिशन अवेलेबल ना हो, ठीक है, अगर प्राकृतिक डालते रहें तो कोई दिक्कत नहीं। एक और मिट्टी होती है जिसे हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं, लेटराइट मिट्टी में भी ये प्रॉब्लम आती है जो तुम बताओ, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो सॉइल के ऊपर, हर सॉइल पे वो डिपेंड नहीं करता।